नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने दावा किया है कुलभूषण ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की जेल में कुलभूषण जाधव कैद है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार कर दिया है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। शैलेंद्र, पाकिस्तान के दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से आज एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन डालने से इनकार कर दिया है और वो मर्सी पिटीशन का जो स्टेटस है वो जानना चाहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, कोई इससे टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर काउंसलर एक्सेस की पेशकश की गई है। हालांकि इस बार पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम ये काउंसलर एक्सेस कुलभूषण जाधव के पिता को देना चाहते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि पिछली बार कुलभूषण जाधव की मदर और उनकी पत्नी मिलने के लिए गई थी आज से कुछ साल पहले। उसके बाद कुलभूषण जाधव की काउंसलर एक्सेस देने से पाकिस्तान ने दोबारा कभी ऑफर नहीं किया था, लेकिन फिर एक बार ऑफर किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसमें देखना होगा कि भारत का क्या रवैया है और वही पाकिस्तान के इस दावे में कितनी सच्चाई है कि वो कह रहा है कि कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन डालने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र तमाम तफसीलात के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन पर हुकूमत का घेरा तंग होता जा रहा है। ट्रस्ट की फंडिंग की जांच के लिए वजारत दाखिला ने बैन वजारती कमेटी तश्कील दी है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। ट्वीट में लिखा है, मरकजी वजारत दाखिला ने एक बैन वजारती कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की फंडिंग की जांच करेगी। कमेटी के सरबराह इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के स्पेशल डायरेक्टर होंगे। ये कमेटी PMLA, इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की जांच करेगी। इन ट्रस्टों से जुड़ी फंडिंग की जांच 3 अलग अलग एजेंसियां करेंगी। अमित शाह जी ने राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन पिछले 6 साल में आपने क्यों नहीं किया? आज जब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सवालात पूछ रही है तो उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। क्या यही लोकतंत्र है? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दूध में धुले हैं और विपक्ष के तमाम नेता गुनाहगार हैं। ये गांधी परिवार को डराने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सवालात पूछती रहेगी। उसका जवाब प्रधानमंत्री दे या ना दे, अमित शाह जी दे या ना दे, लेकिन आने वाले चुनाव में याद रखिएगा, उन सवालों का जवाब जनता जरूर देगी। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इलाहाबाद से तबलीगी जमात पर मुतनाज़ा तबसरे का मामला है। समाजी तंजीम इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म की अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस की बेंच ने समाअत की है। अर्जी पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। अर्जी गुजार डॉक्टर चंदानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई है। अगली समाअत 20 जुलाई को होगी। इलाहाबाद से अहम खबर है ये। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक, समाअत हुई है इस पूरे मामले को लेकर के, तो क्या कुछ निकल कर आया है? मुनज़्ज़र, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डॉक्टर आरती लालचंदानी जो कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात के बारे में कुछ नाजिबा कलमात, तबसरे उन्होंने अदा किए थे। तो बहुत सी समाजी तंजीमों की तरफ से ये मुतालबा हो रहा था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जिस तरह के उन्होंने जुमले अदा किए थे, लोग ये कह रहे थे कि इसकी बुनियाद पर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन
रियासती हुकूमत ने डॉक्टर लालचंदानी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनका ट्रांसफर कर दिया लखनऊ। तो अब इसके बाद एक समाजी तंजीम है इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेसिव एंड रिफॉर्म, इसने मफाद आम्मा की एक अर्जी दाखिल की है और इस अर्जी में डॉक्टर लालचंदानी से मंसूब वायरल वीडियो को बुनियाद बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर लालचंदानी ने तबलीगी जमात के अफराद के खिलाफ नाजेबा कलमात अदा किए थे। तो इसकी समाअत हुई है चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस SD सिंह की बेंच में, और इसको काफी सीरियसली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है और रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है कि डॉक्टर लालचंदानी के मामले में उसने अब तक क्या किया है। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अभी इस मामले में कोई क्लियर उनके पास जवाब नहीं है, यानी जो सरकारी वकील थे और वो हुकूमत से राबिता करके हुकूमत से इस मामले में राय लेंगे। तो इसके लिए उनको टाइम चाहिए, वक्त मांग लिया है रियासती हुकूमत ने। तो हाई कोर्ट ने 20 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और अब इस मामले की जो समाअत होगी वो 20 जुलाई की होगी। उस दिन ये पता चल पाएगा कि डॉक्टर लालचंदानी के मामले में योगी हुकूमत की क्या पॉलिसी है और उसने इस मामले में अब तक क्या कानूनी कदम उठाए हैं। मुनज़्ज़ा, डॉक्टर चंदानी ने इस पूरे मामले पर कोई बयान दिया हो? मुनज़्ज़ा, डॉक्टर चंदानी ने इस मामले में मीडिया पर भी आकर के बयान दिया और एक तरह से उन्होंने माजरत की और कहा कि पहले तो मुकर गई थी कि इस तरह की आज का जो वायरल वीडियो है वो फेक है, फर्जी है, लेकिन जब वो बहुत प्रेशर बना उनको ऊपर तो उन्होंने कानपुर के मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ मिल करके उन्होंने अपनी माजरत का भी इजहार किया। कुछ कानपुर के लोगों ने भी उनकी माजरत को तस्लीम भी कर लिया। ये बात कुछ बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बाज हलकों की तरफ से उन पर प्रेशर था कि जिस तरह की बातें उन्होंने अपने वीडियो में कही हैं और बड़े पैमाने पर वो वायरल हुआ है, इसको देखते हुए उनके खिलाफ कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम जाब्ते की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी। लेकिन योगी हुकूमत ने उस पर कोई कार्रवाई, अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की, जाब्ते की कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनका ट्रांसफर कानपुर से लखनऊ कर दिया और ये माना गया कि अब ये मामला एक तरह से जो है रफा दफा हो गया। लेकिन जो तंजीम ने मफादे आम्मा की दरखास्त दाखिल की है उसने इस बात पे जोर दिया है कि कम से कम वायरल वीडियो की जांच की जाए, उसकी सदाकत मालूम की जाए और ये पता किया जाए कि डॉक्टर चंदानी ने तबलीगी जमात के बारे में जो बहुत काबिल एतराज किस्म की जो बातें कही हैं उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अदालत इस बात से इत्तेफाक रखते हुए अदालत ने 20 तारीख के लिए नोटिस जारी कर दिया है रियासती हुकूमत को कि वो 20 तारीख तक अपना जवाब दाखिल करे। यकीनन योगी हुकूमत को अब 20 तारीख को 20 जुलाई को कोई ना कोई जवाब अपना दाखिल करना पड़ेगा। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, मुश्ताक बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त कानपुर एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। चौबेपुर थाने का मुअत्तल SO विनय तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय तिवारी पर दुबे को एनकाउंटर की पहले से जानकारी देने का इल्जाम है। अहम अपडेट आपको कानपुर एनकाउंटर के हवाले से बता रहे हैं। चौबेपुर थाने का मुअत्तल SO विनय तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय तिवारी पर दुबे को एनकाउंटर की पहले से ही जानकारी देने का इल्जाम है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस दुबे की तलाश कर रही है और अब जिस तरह से अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, चौबेपुर थाने का मुअत्तल SO विनय तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय तिवारी पर दुबे को एनकाउंटर की पहले से जानकारी देने का इल्जाम है। गैंगस्टर विकास दुबे हरियाणा के गुरुग्राम में बताया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस के हाथ एक अहम CCTV फुटेज लगा है। फुटेज में एक मुश्तबा शख्स नजर आ रहा है जिसे विकास दुबे बताया जा रहा है। इस CCTV फुटेज में होटल से निकलकर विकास दुबे ऑटो में बैठकर कहीं जा रहा है। दूसरी जानिब यूपी हुकूमत ने विकास दुबे पर इनामी रकम को दुगना करते हुए उसे 5 लाख रुपए कर दिया है। गैंगस्टर विकास दुबे का साथी इनामी बदमाश शामू बाजपेयी को चौबे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। शामू बाजपेयी पर 25,000 रुपए का इनाम था। इससे कबल यूपी STF ने विकास दुबे के करीबी
अमर दुबे को हमीरपुर में एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। बताया जा रहा है अमर दुबे दरअसल विकास दुबे का राइट हैंड था। मुठभेड़ के समय थे उस समय जब रात में फायरिंग हो रही थी? नहीं सर, वहाँ नहीं थे हम। तुम कहाँ थे उस समय? तुम कहाँ पर थे उस समय? घर में थे। आज तुमको पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? और भी थाने में थे सर। थाने में थे? तुम उस दिन रात में थे कि नहीं थे? बताओ। नाजरीन, ये विकास दुबे के घर के सामने वही कुआं है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने पुलिस पार्टी पर हमले के बाद अपने असलहे यहीं फेंके थे। हमारे नुमाइंदे सौरभ मिश्रा ने तफसीलात फराहम की है। थाना क्षेत्र अंतर्गत विकरू गांव कुआं है जिसमें सुबह से पुलिस की टीम आई हुई है और यहां पर अब से कुछ देर पहले ही टीम ने इस कुएं में जांच की थी। ये दावा किया जा रहा है, ये गांव के सूत्रों के अनुसार जो पुलिस को जानकारी मिली है कि इस जो कुएं के अंदर वेपन्स हो सकते हैं और उसी के आधार पर इस कुएं में पूरी जांच की गई थी। जो पुलिस की टीम थी उसने जांच की। यहाँ पर एसटीएफ की एक टीम पूरी लगातार गांव में डेरा डाले हुए, एसटीएफ के एसपी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब पुलिस टीम से जो हमारी बातचीत हुई है, हालांकि कैमरे पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब मीडिया का जमावड़ा यहाँ से हटेगा तो एक बार फिर से ये जांच होगी, एक बार फिर से कुएं के अंदर लोग उतरेंगे और तलाश करेंगे क्या वो हथियार यहाँ पर फेंक करके गया था विकास दुबे, जिनसे उसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। और इसी बात की तफ्तीश पुलिस यहाँ पर कर रही है। गैंगस्टर विकास दुबे मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और एनकाउंटर के बाद से अब तक पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई की तफसीली जानकारी दी। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस बदमाश के विकास दुबे के साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं और गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में श्यामू वाजपेयी घायल भी हुआ। ये कार्य प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर और उनके अन्य साथियों द्वारा किया गया है। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ईद उल जुहा के पेश नज़र ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के वफ्द ने मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख से मुलाकात की। वफ्द ने असलम शेख से गुजारिश की कि ग्रीन जोन में बकरे की मंडी लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि कुर्बानी के जानवर मुसलमानों को दस्तयाब हों और ताजरों की भी मदद हो सके। असलम शेख ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि वो उनकी अपील रियासती काबीना के सामने रखेंगे। मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रिहाइशगाह राजगिरोहा पर नामालूम अफराद के तोड़ फोड़ के बाद महाराष्ट्र हुकूमत एक्शन में नजर आ रही है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वहीं रियासती वजीर जितेंद्र ओहार ने राजगिरोहा का दौरा किया और इस मामले की पूरी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि 2 नामालूम अफराद ने घर के सामान को नुकसान पहुंचाया और घर में नस्ब सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ दिया। ताहम एक सीसीटीवी कैमरा में तोड़फोड़ करने वाले शरपसंद की तस्वीर कैद हो गई। इस वाकये के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लोगों की तरफ से जल्द अज जल्द मुलजिमों को पकड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। दिल्ली के फसाद मुतासरीन को करावल नगर के एसडीएम के जरिए हरासा किए जाने के मामले पर दिल्ली अक़लियती कमीशन ने सख्त रुख इख्तियार किया है। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली के डीएम को नोटिस भेजा है। कमीशन ने इस पूरे मामले की जांच करने और कसूरवार पाए जाने पर मुतल्लिक़ा अफसर को हटाने की भी बात कही है।
हुर्रियत लीडरों ने पाकिस्तान और पीओके कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों की राह हमवार करते हुए अपनी किस्मत चमकाई है। एक अंग्रेजी रोजनामा में शाया खबर के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान हुर्रियत मेंबरान और दीगर अलहदगी पसंद लीडरों ने पाकिस्तान और पीओके के कॉलेज में जम्मू कश्मीर के बासर खानदान, पुलिस अफसरों और सियासतदानों के बच्चों और खुद अपने बच्चों को भी मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों की राह हमवार करते हुए अपने मफादात पूरे किए हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में उन कश्मीरी बच्चों के लिए सीटें मुख्तस रहती है जिनके वालिदैन या सरपरस्त जम्मू कश्मीर में तशद्दुद में हलाक होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यतीमों के लिए मुख्तस इन सीटों को अलहदगी पसंद लीडर 10 से 20 लाख रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मुबैना बदनवानी को लेकर सईद अली शाह गिलानी और गुलाम मोहम्मद सफ़ी के बीच हुए इख्तलाफात की वजह से ये स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया है। ज़राए के मुताबिक सईद अली शाह गिलानी ने जब हुर्रियत से अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने पाकिस्तानी मेडिकल सीट्स के मामले को भी अपने इस्तीफे की अहम वजूहात में शामिल किया था। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ के बालाकोट में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की है। पाकिस्तान की गोलाबारी में खातून हलाक जबकि एक खातून जख्मी हुई है। जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्चुअल इजलास में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर कश्मीर को लेकर मनगढ़ंत कहानी बनाने का इल्जाम भी लगाया है। हिंदुस्तान की क़यादत कर रहे महावीर संघवी ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि एक मुल्क जो मुंबई, पठानकोट समेत दीगर मकामात पर दहशतगर्दाना हमले के पीछे है, वो आलमी बरादरी को नसीहत कर रहा है। मुल्क में कोरोना के 22,752 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 482 अफराद की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत के जरिए जारी ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 4,56,831 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं। मुल्क में 2,64,944 एक्टिव मामले हैं, जबकि 20,642 अफराद की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास अगस्त के तीसरे या आखिरी हफ्ते से हो सकता है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मानसून इजलास लगभग 1 महीने का होगा। पार्लिमानी असूलों के मुताबिक पार्लियामेंट का मानसून इजलास 23 सितंबर तक इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक मानसून इजलास में हुकूमत को 11 ऑर्डिनेंस को दोनों ऐवानों में मंजूर कराना जरूरी है, वरना ये गिर जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो मरकजी काबीना को इन ऑर्डिनेंस को दोबारा मंजूर करवाना होगा। कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी में कई बदलाव देखने को मिले हैं। अब अनलॉक 2 में आरटीओ ऑफिस में काम करने का अंदाज भी बदल गया है। ऑफिस में अब काफी कम तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को आरटीओ ऑफिस में काम होता है उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और उन्हें ऑफिस आने की इजाजत होती है। कोरोना संक्रमण के चलते लाइफस्टाइल में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं और इसके साथ ही जो तमाम ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी काम करने का जो तौर तरीका है वो बदला सा नज़र आ रहा है। आज हम पहुँचे हैं दिल्ली के आरटीओ ऑफिस में, जहाँ पर तमाम लोग अपने लाइसेंस बनवाने के लिए, अपनी गाड़ियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर उनके समाधान के लिए यहाँ पर आते हैं। और आरटीओ ऑफिस का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो सबसे पहले सैनिटाइजिंग करनी होगी आपको। सैनिटाइजिंग के लिए यहाँ पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है। इसके साथ ही जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, तो आरटीओ ऑफिस में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए क्रॉस का मार्क लगाया है ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं उन लोगों के खड़े रहने के लिए भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो आरटीओ ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, वहाँ जो लाइनें बनाई गई हैं उसमें भी बीच बीच में गैप दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस पूरी तरीके से मेंटेन रहे।
जहां लगभग एक दिन में 1000 से 1200 लोग अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, अपनी गाड़ियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे, अब वहां पे सिर्फ 200 ही लोगों को अपॉइंटमेंट के आधार पर बुलाया जा रहा है। यानी कि जिन लोगों को अपनी किसी गाड़ी की समस्या का समाधान करवाना है या नए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, पुराने लाइसेंस को रिन्यू करवाना है या कोई भी लाइसेंस से जुड़ी समस्या है, उसके लिए आरटीओ ऑफिस में आना है, तो तमाम इन जो प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना होगा। तो अपॉइंटमेंट के बाद ही यहाँ पर लोगों को बुलाया जा रहा है। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। भैया, आप कितनी देर से खड़े हैं? 5 मिनट। तो पहले से बेटर हैं चीज़ें यहाँ पे? बहुत बेहतर है, बहुत डिस्टेंस है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अच्छा है। सर, आप कितनी देर से खड़े हैं? मेरे गाड़ी का वो लोन वो क्लियर हो गया था, HP क्लियरेंस लेना है, हाइपोथिकेशन क्लियरेंस लेना है, बस इसलिए आया था। तो यहाँ पे जो तमाम लोग आ रहे हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अब ज़िंदगी की रफ्तार को आगे बढ़ाना है, ज़रूरी कामों को भी करवाना है, लेकिन उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है क्योंकि अब जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर काम करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदला सा नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं काले खां पर बने आरटीओ ऑफिस के MLO नंद गोपाल का कहना है कि पहले 1000 से ज्यादा लोग आरटीओ ऑफिस रोजाना आते थे, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से लोगों को इजाजत लेकर आना पड़ता है। जिन्हें ऑफिस आने की इजाजत दी जाती है उन्हीं का काम होता है, बाकी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। इसमें जहां पहले लोगों की खचाखच भीड़ रहती थी, वहां पर अब गिने चुने ही लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट के आधार पर सिर्फ 200 लोगों को ही एक दिन में बुलाया जा रहा है। और क्या कुछ बदलाव हुए हैं आरटीओ ऑफिस में, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ ऑफिस के MLO, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना चल रहा है और अब कोरोना के साथ ऑफिसेज भी खुल चुके हैं, अनलॉक 2 है, तो क्या कुछ नए बदलाव अब आरटीओ ऑफिस की तरफ से किए गए हैं ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके? सबसे पहले तो सरकार ने जो भी लाइसेंस की वैलिडिटी है, परमिट, लाइसेंस या जो भी आरटीओ से संबंधित डॉक्यूमेंट इशू होते हैं उनकी वैलिडिटी सितंबर तक उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। तो इसलिए उन लोगों को एक मैसेज है जो जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, उन्हें वो एज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ही उसको ट्रीट किया जाएगा और वो अपनी गाड़ी चला सकते हैं और उन्हें हर तरह के उनके जो इंटरेस्ट है वो वॉच किए जाएंगे। दूसरे, जब से ये प्रॉब्लम कोविड की आई है तो सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट में ये कोशिश की है। एक तो सबसे पहले सैनिटाइजेशन शुरू किया है। जो ऑनलाइन हमारी अपॉइंटमेंट्स थी उनके नंबर्स कुछ कम कर दिए गए हैं नंबर, क्योंकि उसी रफ्तार में अपॉइंटमेंट्स आते हैं जो जनरल टाइमिंग्स में हम करते थे। अपॉइंटमेंट कम है तो हम पर भी प्रेशर नहीं और पब्लिक के लिए बहुत सुविधा है, उन्हें कोई प्रेशर नहीं। नाज़रीन, झारखंड से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मैट्रिक के नताइज का ऐलान हो चुका है। 75.01% कामयाबी की शरह रही है। 3,85,144 तलबा ने इम्तहानात में शामिल हुए थे, उनमें 2,88,928 तलबा कामयाब हुए हैं। 1,48,051 तलबा फर्स्ट डिवीजन से कामयाब हुए हैं। झारखंड से आपको अहम खबर बता रहे हैं, मैट्रिक के नताइज का ऐलान हो चुका है। 75.01% कामयाबी की शरह रही है। आपको बता दें 3,85,144 तलबा ने इम्तहान में शमूलियत इख्तियार की थी, उनमें 2,88,928 तलबा कामयाब हुए हैं। वहीं 1,48,051 तलबा फर्स्ट डिवीजन से कामयाब हुए हैं। तो झारखंड में मैट्रिक के नताइज का ऐलान हो चुका है। 75.01% कामयाबी की शरह है। 3,85,144 तलबा ने इम्तहान दिया, उनमें 2,88,928 तलबा कामयाब हुए हैं। साथ ही 1,48,051 तलबा फर्स्ट डिवीजन से कामयाब हुए हैं। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब।